ये एनसीईआरटी पर का एग्जाम्पल है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस कॉन्सेप्ट है, तो एनसीईआरटी की बातें हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड्स। 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 और Q2 उनकी मैग्नीट्यूड है प्लस 10⁻⁸ कूलम और माइनस 10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। तो ये Q1 है, ये Q2 है, डायग्राम दिया हुआ है। 0.1 मीटर की दूरी है, 0.05 दोनों को मिला देंगे तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 0.1 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो पहले ए पॉइंट पे निकालते हैं फील्ड, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पे निकाल रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकाल रहा हूं। तो दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो Q1 भी अपना असर दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और Q2 भी अपना असर दिखाएगा। Q1 चार्ज पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो उस पॉइंट चार्ज से दूर जाने वाली डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज के रूप में, और उस पर फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर A पर मैं टेस्ट चार्ज रखूं तो Q1 उसे रिपेल करेगा, तो इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो Q1 से दूर जाने वाली होगी। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होता है। और अगर Q2 नेगेटिव सोर्स चार्ज है, Q2 नेगेटिव है -10⁻⁸, तो ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो अगर मैं A पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए Q2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं कि Q1 के कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से दूर जाता हुआ होगा, Q1 से A की तरफ दूर जाता हुआ होगा, और Q2 के कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की पास आता हुआ, क्योंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है तो सोर्स नेगेटिव है, तो सोर्स के पास आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो A पर Q1 का फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब मैं कहूं तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन का होगा, और Q2 के कारण भी उसी डायरेक्शन का होगा, तो ऐड हो जाएंगे। क्या ये बात आपकी समझ में आई? इस बात को जरूर आप अंडरस्टैंड करें, इसको जरूर समझे। देखिए, एक फील्ड Q1 क्रिएट कर रहा है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है Q1 की वजह से, और Q1 कैसा चार्ज है? Q1 पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा ए पॉइंट पर, वो Q1 से दूर जाने वाला, सोर्स से दूर जाने वाला, क्योंकि सोर्स पॉजिटिव है। अब सोर्स जब नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की तरफ आने वाला होता है, राइट? तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। यानी Q1 के करंट फील्ड और Q2 के करंट फील्ड ऐड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए जो ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड में होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि Q1 के करंट फील्ड और Q2 के करंट फील्ड ए पॉइंट पर एड अप होने वाले हैं? क्या ये थॉट आपके माइंड में सेट हो गया? ठीक बात है। तो मैं इस प्रकार से इसको लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1 पॉजिटिव चार्ज एट ए। तो ये फील्ड में लिख रहा हूं 1 के कारण ए पॉइंट पर, ठीक है। मैंने इसको ऐसे नोटेशन दे दिया 1A, मतलब 1 चार्ज, Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इस फील्ड को, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको लिखने का तरीका होता है KQ/R²। इसके लिखने का तरीका होता है KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक बात है ना। तो K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो तो 1 मीटर है, और ये 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर के आधे पर है तो 0.05 मीटर का डिस्टेंस हो गया, तो 0.05 मीटर का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक बात है।
अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बन जाता है 9 इंटू, यहां तो बचेगा केवल 10, ये जो 5/100 है तो 10⁴ इधर चला जाएगा और नीचे बचेगा एक 5। ठीक बात है। तो इसमें से 100 अलग कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 ऐसे कर लेते हैं। तो 9 इंटू 2 इंटू 10⁴ मतलब 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम का फील्ड यहां पर क्रिएट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इसी प्रकार से लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q2 नेगेटिव चार्ज, Q2 नेगेटिव चार्ज है एट ए। हम फील्ड ए पर ही निकाल रहे हैं लेकिन Q2 नेगेटिव चार्ज, दूसरा चार्ज नेगेटिव, उसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो E2A है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में निकाला हुआ है, केवल मैग्नीट्यूड में निकाला हुआ है, मैग्नीट्यूड में निकाला हुआ है। तो K Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो K की जगह 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज है लेकिन अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं तो ये साइन लिखने की जरूरत नहीं यहां पर चार्ज की, अपॉन डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। तो देखो कैलकुलेशन तो सेम ही आने वाला है, इसका मतलब ये कैलकुलेशन भी 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम का ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड। अब ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, राइट, एज E1A and E2A are in same direction, hence directly add। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ए पॉइंट पर जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E1A प्लस E2A को ऐड करके डायरेक्ट आंसर। तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, या 3.6 इंटू 10⁵ ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये एक पार्ट हो गया इस सवाल का। ठीक है, हमने ए पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू निकाल ली, हमारा एक पार्ट कवर हो गया। ठीक है, अब हमको बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पोजीशन पर। अब आप चेक करें बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट के लिए जो Q1 है उसकी वजह से फील्ड अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर फील्ड अवे। ऐसा क्यों? क्योंकि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स पॉजिटिव है, तो मैं यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस पर रिपल्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यानी जो 1 की वजह से फील्ड आने वाला है वो फील्ड इस तरफ आने वाला है। ठीक बात है। और जो Q2 है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर जो फील्ड क्रिएट होगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स सोर्स क्रिएट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, सोर्स नेगेटिव है, तो यहां मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखूंगा तो उस पर अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इस वजह से मुझे बी पॉइंट पर दोनों फील्ड्स अपोजिट मिलेंगे। Q1 का फील्ड लेफ्ट में मिलेगा, Q2 का फील्ड राइट में मिलेगा। ठीक बात है, ओके। तो मुझे दो फील्ड दिखाई दे रहे हैं यहां पर। एक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन का दिख रहा है, ये 1 के कारण बी पर फील्ड है, और एक फील्ड इस डायरेक्शन का दिख रहा है जो 2 के कारण बी पर फील्ड है। और इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आउटकम होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये नजदीक है ना, तो इसकी वजह से डिस्टेंस कम होने से इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी पॉइंट पे ज्यादा होगी। और ये दूर है, चार्जेस इक्वल है, देखो 10⁻⁻80 है, प्लस माइनस है लेकिन न्यूमेरिकली चार्जेस इक्वल है, राइट। लेकिन डिस्टेंस इस वाले का ज्यादा है बी से, तो इसका फील्ड बी पॉइंट पे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इस वजह से इसकी वजह से कम फील्ड क्रिएट होगा,
और इसकी वजह से ताकतवर, तो इसलिए ताकत इसकी ज्यादा है, तो नेट रिजल्टेंट E1 की तरफ आएगा। ओके, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, जरा चेक करें। हम फील्ड लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1 पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण फील्ड की वैल्यू E1B ऐसे लिख देता हूं, और ये होगी K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की जगह 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब जरा इसका डिस्टेंस चेक कर ले। तो Q1 का डिस्टेंस B पॉइंट से कितना है, 0.05। तो एक्चुअली सेम कैलकुलेशन रिपीट होगा, तो इसलिए 18 इंटू 10⁻4 ही वापस रिपीट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार से 0.05 डिस्टेंस है, 0.05 मीटर का स्क्वायर। ये सेम कैलकुलेशन है, इसलिए सेम आंसर रिपीट होगा। तो E1B की वैल्यू वही आएगी 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, राइट। अब चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2 नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, और ये वैल्यू होगी K Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K की जगह 9 इंटू 10⁻9, Q2 की जगह 10⁻⁻8। हालांकि वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। और डिस्टेंस चेक करें, डिस्टेंस 0.5 का 3 गुना है। देखो B पॉइंट इस Q2 से कितने डिस्टेंस पर है, 0.05 0.05 0.05 0.05 का 3 गुना डिस्टेंस है, राइट। ओके, यानी डिस्टेंस में नीचे 3 गुना आ जाएगा, ठीक बात है, राइट। यानी 1.5 आ जाएगा, सॉरी 0.15 आ जाएगा, ठीक बात है ना। 0.05 0.05 0.05 तो 0.15। ओके, तो इतना डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए अब कैलकुलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 0.05 0.05 0.05 3 बार, यानी 0.15 का स्क्वायर, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए अब ये वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू ऊपर तो केवल 10 बचा, इसकी वजह से 10⁻4 ऊपर चला गया, और इसको 3 इंटू 5 लिख लो 2 बार, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 कट गया, ठीक है। 5 2 जा 10, और एक और 10 से 5 2, तो यहां 4 इंटू 10⁻3 बच जाएगा। सही है, ठीक बात है। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3। क्लियर है ना। कैसे हुआ ये 5 2 जा 10 हो गया, और एक 10 इसमें से बाहर ले लो तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 10⁻3 तो 4 इंटू 10⁻3, या इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 इंटू 10⁻4, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक बात है, ताकि ये भी 10⁻4 में आ जाए, और ऊपर वाला भी 10⁻4 में, ये भी 10⁻4 में, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, इनकी 10 की पावर्स होगी। तो अब मुझे क्या करना है, E1B में से E2B को सब्ट्रैक्ट करना है नेट फील्ड B पर लाने के लिए। अब सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। देखो B पॉइंट पर जो फील्ड्स है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जो 1 के कारण, Q1 के कारण फील्ड है वो लेफ्ट में मिल रहा है, और जो Q2 के कारण है वो राइट में मिल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेट फील्ड निकालने के लिए। तो नेट फील्ड निकालने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं नेट फील्ड निकाल रहा हूं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, EB बराबर E1B माइनस E2B, सब्ट्रैक्ट होगा, तो
18 इंटू 10⁴ में से 0.04 इंटू 10⁴ चले जाएंगे। 0.4 सॉरी 0.04 नहीं 0.4 0.4 इंटू 10⁴ चले जाएंगे। तो इसलिए हमें मिलेगा, तो इसमें से 0.4 चले गए तो 17.6 बचा। तो इसलिए ये फील्ड मिला 17.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया बी पॉइंट पर फील्ड का आंसर। ओके, ये सेकंड आंसर आ गया। अब हमको थर्ड आंसर चाहिए, यानी फील्ड हमको चाहिए किस पर, सी पोजीशन पर। तो सी पोजीशन देख लेते हैं कैसी है। तो सी पोजीशन के लिए हमें Q1 की वजह से फील्ड और Q2 की वजह से फील्ड पहले डिफाइन करने होंगे। तो मैं दो फील्ड डिफाइन कर लेता हूं। पहले Q1 की वजह से, तो Q1 की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा सी पॉइंट पर, तो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा अवे। सही है, Q1 से अवे, Q1 से दूर जाने वाला फील्ड क्रिएट होगा। इस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट होगा Q1 से दूर जाने वाला। तो इस पॉइंट पर जो Q1 की वजह से फील्ड, अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो यहां अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा वो भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर Q1 रिपल्शन डालेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी होती है तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो मुझे इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। राइट, ओके, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये फील्ड मुझे मिल रहा है राइट। इसको नाम दे रहा हूं मैं E1C, 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 ये नाम दे रहा हूं, जो Q1 की वजह से मिल रहा है, जो Q1 से दूर जाने वाला फील्ड है। और एक फील्ड मुझे Q2 की वजह से मिलेगा, और वो Q2 के तरफ आने वाला होगा, क्योंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होने वाला है वो फील्ड पास आने वाला फील्ड होगा। राइट, तो वो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से मुझे जो फील्ड मिला वो ये वाला मिला E2C। और E1C E2C का वेक्टर एडिशन करेंगे, तो इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन के लिए, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और उससे रिजल्टेंट फील्ड जो क्रिएट होगा वो EC पॉइंट पर ऐसे क्रिएट होगा रिजल्टेंट फील्ड। राइट, ओके, ठीक बात है। आप चेक कर सकते हैं Q1 के कारण फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इसी लाइन पर है। ओके, ठीक बात है। और Q2 के कारण इस तरफ है, तो इसी लाइन के ऊपर है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल है। गॉट द आइडिया, ठीक बात है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है ये एंगल 120 डिग्री का एंगल है। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये वाला भी 60 डिग्री का एंगल है। दोनों मिलाकर टोटल 120 का एंगल। तो E1C और E2C दो वेक्टर्स हो गए जो 120 डिग्री पर ऐड करना है हमको। तो वो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला होता है वो इसमें यूज होने वाला है। तो पहले मैं E1C और E2C अलग अलग निकाल लेता हूं, और ये अलग अलग निकाल के इनका वेक्टर एडिशन कर लेता हूं, तो मुझे EC नेट फील्ड एट C पॉइंट मिल जाएगा। तो नेट फील्ड एट C पॉइंट निकालने के लिए मैं इस प्रकार से काम करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C निकालने के लिए पहले निकालूंगा
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बाय Q1 चार्ज। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड पहले निकाल रहा हूं। तो Q1 की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1C, ये आंसर आएगा K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की जगह 9 इंटू 10⁻9, Q1 चार्ज की जगह 10⁻−8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 0.1 मीटर है, आप चेक कर सकते हैं, इधर 0.1 मीटर का डिस्टेंस है। देखो ये जो पॉइंट है C, ये पॉइंट C इस जगह से 0.1 मीटर की दूरी पर है, राइट। और इसके लिए भी 0.1 मीटर ही डिस्टेंस है C पॉइंट का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब मुझे मिलता है ये वैल्यू 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यानी यहां बचेगा 9000, ठीक है। 2 0 ऊपर चलेगा, यहां एक, तो 9000 बचा। तो ये आ गया 9000 न्यूटन पर कूलम, राइट। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बाय Q2 नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से E2C, सेकंड वाला जो फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, Q2 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन आप चेक कर ले। ये Q2 नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होने वाली, क्योंकि Q2 और Q1 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻8 है, बस ये प्लस है और ये माइनस है, लेकिन है तो 10⁻8 कूलम, और डिस्टेंस भी सेम है 0.1 मीटर, तो इसलिए फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आने वाली है। E1C और E2C न्यूमेरिकली सेम होंगे और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। ये 120 डिग्री समझ में आया ना, एंगल क्लियर हुआ 120 डिग्री, ओके। तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, उस हिसाब की ज्योमेट्री ना, इस हिसाब से बन रहा है वो, ओके, राइट। तो अब हमको कैलकुलेशन करना है ये सेकंड वाले का। तो इसका कैलकुलेशन आएगा कि Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम कैलकुलेशन आने वाला 9 इंटू 10⁻9। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, इसलिए माइनस साइन आगे पुटने की, डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा तो सेम आंसर मिलेगा 9000 न्यूटन पर कूलम। और ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। तो नेट फील्ड निकालने का तरीका एट सी है ना, EC वेक्टर इज इक्वल टू E1C वेक्टर प्लस E2C वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। तो इसलिए EC का न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल आएगा, E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1C इंटू E2C इंटू कॉस थीटा, है ना। ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो यहां से 9000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9000 इंटू 9000 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 होता है -1/2। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो इसलिए ये आंसर इस प्रकार आ जाएगा, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो देखो 9000 सब में से कॉमन निकल आया, राइट। बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो स्क्वायर हट जाएगा। 9000 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा। कॉस 120 -1/2 है, तो 2 इंटू 1 इंटू -1/2, ओके। ये माइनस साइन से यहां माइनस आ जाएगा, तो इसलिए एक्चुअली 2 से 2 कैंसिल होके एक 1 9000 इंटू अंडर रूट 1 + 1, यहां माइनस साइन आ गई, ये माइनस साइन बाहर आ गई, 2 से 2 कट गया तो यहां 1 बचा, तो एक्चुअली एक 1 कट गया, तो आपका आंसर 9000 न्यूटन पर कूलम ही आएगा। और वैसे अगर आपको ये प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की ध्यान हो कि दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और 120 डिग्री पर ऐड होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी वही होता है न्यूमेरिकली जो किसी भी एक की वैल्यू है, राइट। ये एक वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है।
दो जो भी वेक्टर होंगे, कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो उनका जो वेक्टर एडिशन होता है वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना कि किसी भी एक वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है ना? तो आप अगर वो ध्यान हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये 9000 न्यूटन पर कूलम ईसी की वैल्यू आएगी। ठीक बात है, राइट? तो इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सारी बात हमने सॉल्व कर ली और निकाल ली। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी सवाल लेने हैं, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में काफी वेटेज रखता है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जरा अगले टॉपिक पर अपन विचार करते हैं।